यह कहानी है गंगापुर नाम के छोटे से गांव की। गंगापुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान रहते थे जो अपनी जीविका के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर करे भी क्यों ना, मोहन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी भी समय पर नहीं होती थी और जब पकती तो सूखा सब बर्बाद कर देती। यह कहानी उसकी बेकार किस्मत और समय को बताती है। एक दिन इसी तरह काम करके मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। मोहन जब अपने खेत पर पहुंचा तो वह देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने के लिए कोई भी नहीं आया था। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेतों का काम तो कर सकता हूँ। फिर फावड़ा लेकर वह अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर मोहन अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी सुमन उसके लिए खाना लेकर आती है। अजी सुनते हो जी, आ जाओ, आकर खाना खा लो। सुमन की आवाज सुनकर मोहन को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब सुमन खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। मोहन सुमन के साथ खेत के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो? हाँ, सुबह से लगातार खेतों में काम कर रहा हूँ। कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। तो फिर आपने आराम क्यों नहीं किया? क्या करता, आसपास के खेतों में कोई काम करने आया नहीं। मुझे लगा अभी दोपहर होने में देर है, इसीलिए मैं जुटा रहा। जब तुम आई तभी एहसास हुआ कि दोपहर हो गई है। अभी तक और क्यों नहीं आया कोई खेतों में काम करने के लिए? आपको पता है क्या? यही तो इनका तरीका है, जब मन करे आते हैं, जब मन करे चले जाते हैं। और एक मैं हूँ जो बिना रुके मेहनत करता रहता हूँ। फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मोहन को इतना परेशान देखकर सुमन उसे समझाने की कोशिश करती है। आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं जी? आपको तो पता है आप मेहनती हैं, बस इस किस्मत को कोसने से क्या फायदा? आज भले ही किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन क्या पता कल सब कुछ बदल जाए। हाँ सुमन, पर ये कल कब तक आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देगी? जब भी सोचता हूँ कि इस बार सब ठीक रहेगा, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी फिर से आ ही जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान को भी मुझे तंग करने में मजा ही आता है। आप निराश मत होइए जी, बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल आप खुद कहेंगे, लगता है किस्मत मेरा साथ देने लगी है। देखते हैं सुमन, ये समय कब आता है। मोहन को खाना खिलाकर सुमन वहां से चली जाती है और मोहन फिर से अपने खेतों में काम करने लगता है। मोहन अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां बगल वाले खेत का मालिक शिव कुमार आता है। मोहन को काम करता देखकर शिव कुमार दूर से उसे आवाज लगाता है। और भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए खेत पर काम करने। जल्दी कैसी शिव कुमार भाई, दोपहर तो हो चुकी है, तुम ही आज कुछ ज्यादा देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ी देर से उठा था, सोचा दोपहर का खाना खाकर ही खेत पर जाऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है मोहन भाई? खेत को देखकर तो लग रहा है कि सारा काम पूरा हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था।
अरे मोहन भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? मेहनत करो, किस्मत खुद तुम्हारा साथ देने लगेगी। और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? भाई, अब किस्मत को कोसू नहीं तो और क्या करूं? तुम तो जानते ही हो, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया। अब जब इस साल कोई आफत नहीं आई तो मंडी में अनाज के दाम ही गिर गए हैं। देखो मोहन, हमारे खेत तो अगल बगल में हैं। तुम्हारे खेत में जो परेशानी आई वही मेरे खेतों में भी आई होगी। लेकिन मैं तो अपनी किस्मत को नहीं कोस रहा। मैं मानता हूँ कि किस्मत का साथ जरूरी है, लेकिन मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। कई बार किस्मत को बदलने के लिए हमें खुद ही कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा खुलकर बताओ। मोहन भाई, तुम खेती के अलावा और क्या काम करते हो? शिव कुमार का ये सवाल सुनकर मोहन थोड़ा चौंक गया। उसे लगा शायद शिव कुमार के पास उसकी कोई समस्या का हल है। शिव कुमार भाई, खेती के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है। मेरे पिता भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती और किसानी से तुम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। शिव कुमार भाई, खेती के अलावा मैं क्या करूं? भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं खेतों का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर लेकर चलता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों लोग अपने अपने खेत में काम करने लगते हैं। मोहन ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसलिए आज उसका काम जल्दी हो जाता है। मोहन अपने खेत का काम करके शिव कुमार के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शिव कुमार को काम करते देख मन ही मन सोचता है, शिव कुमार भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। शिव कुमार भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका काम भी जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, मोहन भी शिव कुमार के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। मोहन की मदद करने की वजह से शिव कुमार के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद मोहन भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी निपट गया। इसके लिए बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद किस बात का मोहन भाई? जब आप मेरी मदद करते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। चलो भाई, फिर घर चलते हैं। दोनों हंसते हुए शिव कुमार के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बातें करते करते कब घर के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही शिव कुमार ने मोहन को बाहर ही रोक लिया। मोहन भाई, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तुम्हें अपने साथ यहाँ लाया हूँ। लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और जो चीजें तुम मेरे घर पर देखने वाले हो वो किसी और को मत बताना। मेरा ये एक छोटा सा राज है। शिव कुमार की ये बात सुनकर मोहन थोड़ा सा चौंक गया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शिव कुमार कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता। उसके मन में सवाल उठने लगे, पता नहीं शिव कुमार भाई मुझे घर में क्या दिखाने वाले हैं। अरे मोहन भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए। मोहन थोड़ा घबरा तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने शिव कुमार पर भरोसा किया और उसके घर के अंदर चला गया। हालांकि उसके दिल में हल्की हल्की सी बेचैनी बनी रही, लेकिन शिव कुमार के घर के अंदर का साजू सामान देखकर मोहन की परेशानी बढ़ जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सामान! शिव कुमार भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई, अभी तो कुछ नहीं है, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। शिव कुमार की बातें सुनकर मोहन की बेचैनी बढ़ने लगती है। शिव कुमार भाई, अब तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई है। जल्दी से वो चीज दिखा दो जो तुमने मुझे दिखाने के लिए बुलाया है।
ठीक है मोहन भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाकर दिखाता हूँ। शिव कुमार तुरंत अंदर के कमरे में चला जाता है और मोहन वहीं खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिव कुमार एक बड़ी सी बोरी लेकर वापस आता है। शिव कुमार भाई, ये क्या लाए हो? ये तो अनाज के दाने हैं। हाँ मोहन भाई, लेकिन ये कोई आम अनाज नहीं है, ये मैंने मिलावटी अनाज मंगवाए हैं। मिलावटी अनाज मंगवाए हैं? पर भाई, तुमने अनाज के दाने क्यों मंगवाए और ये भला मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मोहन भाई, जैसा मैंने कहा, ये अनाज साधारण नहीं है। जो भी तुम मेरे घर में साज और सामान देख रहे हो, सब कुछ इन्हीं अनाज की बदौलत है। भाई, मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया। क्या ये कोई जादुई अनाज है? कुछ वैसा ही समझ लो भाई। जब भी हमारी फसल बर्बाद होती है, मैं इस अनाज को बची सूखी फसल में मिला देता हूँ और इसे ऊंचे दामों पर बेच देता हूँ। इससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता है। मोहन को इस अनाज की कुछ बात अजीब सी लगी। उसे लगने लगा कि कहीं इस बोरी में सच में कोई गड़बड़ तो नहीं है। शिव कुमार भाई, ये अनाज के दाने हमारी फसल से कुछ अलग लग रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये अनाज उगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। यानी कि ये नकली अनाज है। क्या? नकली अनाज? पर भाई, ये तो सही नहीं है। अरे मोहन भाई, तुम इसे गलत मत समझो। जब हम इन अनाज को असली अनाज में मिला देते हैं तो किसी को फर्क ही नहीं पता चलता और इसे बेचकर हमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन शिव कुमार भाई, ये तो धोखा है। अगर कोई नकली अनाज को खाएगा तो उसकी तो तबीयत खराब हो सकती है। तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है मोहन भाई? हमें तो इसे बेचकर फायदा हो रहा है। बस जब हमारी फसल बर्बाद होती है और हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तब कोई हमारी मदद करने आता है क्या? मोहन को शिव कुमार की ये बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुनाफे के लिए इस तरह का गलत रास्ता अपनाना सही है या नहीं। नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मोहन भाई, एक बार फिर सोच लो। ये अनाज तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितनी भी हुई, बाकी ये संभाल लेगा। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। मोहन शिव कुमार के घर से निकल जाता है और मोहन फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते मोहन भारी मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है, क्या करूं? अपने नसीब को कोसूं या नहीं? अभी कुछ देर पहले तक तो लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत बदल देगी, पर हमेशा की तरह मेरी उम्मीदें टूट गईं। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहूंगा? क्या कभी मेरी मेहनत रंग लाएगी? मोहन अपनी ही उलझनों में खोया पेड़ के नीचे बैठा बड़बड़ा रहा था। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। मोहन को इतना परेशान देखकर वे उसके पास आ गए। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? बाबा ने प्यार से भले लहजे में पूछा। हाँ, नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। बेटा, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम किसी बड़ी चिंता में हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इतना परेशान तो मैं सच में हूँ और अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है बाबा के पास कोई हल हो। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? बोलो बेटा, क्या बात है? बाबा ने फिर से पूछा। बाबा, परेशानी तो है। दरअसल मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत कभी रंग नहीं लाती। मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ। मेरी जिंदगी खेती पर टिकी है। मैं दिन रात पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने खेतों में काम करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत
शायद मुझसे रूठी हुई है। कभी बेमौसम बारिश मेरी फसल बर्बाद कर देती है, तो कभी सूखा मेरी सारी मेहनत में मिट्टी मिला देता है। हर साल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छा होगा, पर नतीजा वही निकलता है। और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं। बेटा, तुम किसानी के अलावा कुछ और करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरी पुश्तें किसानी ही करते आ रही हैं, और फिर मैं भी किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी तो सोचकर चलना पड़ता है। तो जिस तरह तुम परेशान हो, उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो। शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचें तो सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। तो तुम उन्हें पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता। मुझे वो सही नहीं लगता। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा? बाबा की यह बात सुनकर मोहन सोचने लगता है। अब क्या करूं? बाबा को वो शिव कुमार भाई वाली बात बता दूं कि किस तरह वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बता देता हूं, पर शिव कुमार भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वो भी तो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। बाबा, मेरी जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? जरा मुझे भी बताना तो। बाबा, आज सुबह मैं उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने मेरी मदद करने की सोची। उनका भी खेती का काम है, जो हर साल मेरी तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती है। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो? बाबा, उन्होंने मिलावटी अनाज लिया है और वो उन्हें अपने बचे हुए अनाज के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ तो बेटा, इसमें क्या गलत है? तुम भी मिलावटी अनाज मंगा लो और उनकी तरह बेचो। नहीं बाबा, शायद आप समझे नहीं। वो जो मिलावटी अनाज मंगाता है वो मामूली अनाज नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है। मोहन की ये बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? अनाज जिन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है, यानी वो नकली अनाज है? हाँ बाबा, वो अनाज नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने अनाज के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। पर ये नकली अनाज तो लोगों की जान ले सकता है ना? हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने। तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो शायद तुम्हें इससे कुछ फायदा हो भी जाता, लेकिन बाद में तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल को मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। मैं अपनी गलतियों की सजा अपने अपनों को भुगतते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल सही कहा बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन याद रखो, सच की राह पर चलने वाले को थोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं, पर अंत में उसकी ही जीत होती है। बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी किस्मत को मैं कैसे सुधारूं? मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। मैं अपने घर वालों को किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। बेटा, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। बोलिए बाबा, मैं आपके कहे हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए। बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुमने कहा था कि तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस अपने घर जाकर उन्हें इस नकली अनाज की सच्चाई बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम यहीं मिलना,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर क्या था, मोहन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। मोहन घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी सुमन को आवाज लगाकर बुलाता है। सुमन, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ तो आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मोहन की आवाज सुनकर सुमन वहाँ आ जाती है। हाँ बोलिए जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है? सुमन, तुम तो जानती हो हमारी खेती से हमें कुछ समय से कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे ना, वही ना? हाँ सुमन, वहीं पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहां मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुझसे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वह तरीके क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वो मत पूछो, एक शुभ चिंतक ही समझ लो। पर पहले तो मेरी बात पूरी सुन तो लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कौन सा तरीका है? मुझे बताइए, जरा मैं भी तो सुनूं। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, ठीक वैसी ही उनकी भी हालत थी। पर अब वो मिलावटी अनाज मंगाते हैं। क्या कहा? मिलावटी अनाज? हाँ सुमन, मिलावटी अनाज मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए अनाज के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। मोहन की बात सुनकर सुमन हैरानी में पड़ गई। मैं कुछ समझी नहीं जी। असली अनाज, नकली अनाज? हाँ सुमन, ये जो मिलावटी अनाज हैं, ये असली नहीं होते। इन्हें खेत में उगाया नहीं जाता बल्कि कारखानों में बनाया जाता है। ये बहुत सस्ते मिलते हैं और लोग इन्हें असली अनाज में मिलाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सुमन को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। लेकिन नकली अनाज तो सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये तो बहुत गलत बात है मोहन जी। सिर्फ मुनाफे के लिए किसी की जान खतरे में डालना, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। मुझे भी यही लगा सुमन, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में तुम्हारी राय ले लूं, क्योंकि मेरी इस परेशानी में तुम भी तो मेरी हमसफर हो। मोहन, किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना सच में बहुत गलत बात है। आज भले ही हम चैन से सो जाएं, लेकिन कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ेगा और तब शायद पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सुमन की ऐसी बातें सुनकर मोहन काफी भावुक हो जाता है। वाह सुमन, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए, ये सब बातें छोड़िए। इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी आप कभी भी मत होने देना। आप और मेहनत, देखिएगा बहुत जल्दी आपकी कामयाबी आपको जरूर मिल जाएगी। फिर क्या था, सुमन की ऐसी बातों ने मोहन का हौसला और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर अगली सुबह मोहन बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। मोहन जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ पर नहीं होते और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं हैं। अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? मोहन अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर मोहन थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है। बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। बाबा उसके मन की बात सुन लेते हैं। अरे बेटा डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है
मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डर नहीं रहा था, बस थोड़ा सा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? मैंने मेरी पत्नी से उन मिलावटी अनाज के बारे में बात की और उसे भी यही बताया कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ धोखा करके इस तरह पैसा नहीं कमा सकते। मोहन की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्या दूर हो सके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारी नेकी का फल जरूर मिलेगा। बाबा फिर उसे एक आशीर्वाद देते हैं। बाबा, इस आशीर्वाद से क्या होगा? बेटा, इस आशीर्वाद से अब तुम जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे। ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे तुम अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों के लिए नेकी और भलाई का काम करोगे, उनकी मदद करोगे और उनकी परेशानी में सहारा बनोगे, उसी प्रकार तुम्हारे खेत में तरक्की होती जाएगी और तुम कभी निराश नहीं होगे। पर बाबा, मैं इतने सारे अनाज को इतनी जल्दी कहाँ बेच पाऊंगा? ज्यादा दिन अनाज घर में रखने से इसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे। बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो और सच्चे दिल से कड़ी मेहनत करो। अगले ही दिन से मोहन अपने खेत में डबल मेहनत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी फसल उगना शुरू हो जाती है। 1 महीने में ही उसके खेत में अच्छी फसल उग जाती है। दूसरी तरफ शिव कुमार अपने अनाज में मिलावटी अनाज का अनाज मिलाकर बेचने लगता है और कुछ ही दिनों में उसे एक फोन आता है जहां उसका बेटा शहर में हॉस्टल में पढ़ने गया था। वहां से खबर आती है कि अनाज में मिलावट होने की वजह से हॉस्टल के कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और वह अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। उनमें से एक बच्चा उसका बेटा भी है। यह सुनकर शिव कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ अगली सुबह मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके पास एक सेठ आता है और उसकी फसल को देखकर काफी खुश होता है और उसे मुंह मांगी कीमत देता है और कुछ एडवांस भी देता है और उससे कहता है, अब से तुम्हारी पूरी फसल मैं ही खरीदूंगा। सोचता हूँ आखिर बाबा की बात सही हो गई। अब इससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर सुमन की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह मोहन और सुमन के नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा।